पिछले सीजन में हमने देखा कि जेम्स, जो कि एक साइकोपैथ था, जिसके मन में हमेशा जानवरों और लोगों के कत्ल करने के विचार चलते रहते थे, वो अलिसा को मारने के लिए उससे प्यार का नाटक करते करते सच में उससे प्यार कर बैठा। जो कत्ल करने के ख्याल उसके दिमाग में आते रहते थे, एलिसा के साथ रह के वो भी धीरे धीरे करके आने बंद हो गए। एलिसा उसकी जिंदगी बन गई, मगर उसे न जताने आता था और न बताने आता था। कभी खुलकर बोला ही नहीं कि वो उससे प्यार करता है। शायद आगे चलकर वो बता भी देता, मगर उससे पहले ही। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। ये है बॉनी, जिसके कार में गन, प्रोफेसर की लिखी बुक तथा बुक के अंदर एलिसा की पेपर कटिंग है। ये सब वो साथ लेकर क्यों घूम रही है, इसे समझने के लिए हमें उसके बचपन में जाना होगा। उसकी फैमिली में उसकी मॉम, डैड और वो बस 3 लोग थे। उसकी मॉम उसकी पढ़ाई को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रहती थी। वो चाहती थी कि बॉनी बड़ी होकर टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े। इस चक्कर में उसका बचपन और बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं रहा। जब वो 17 साल की हुई तो उसके डैड का काम छूट गया। इनको बताने के बजाय वो ऑफिस टाइम पर कार लेकर निकल जाते और पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते। ये बात जब बॉनी के मॉम को पता चली तो वो घर में हंगामा शुरू कर दी। उसके डैड ये सब ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाए और सामान वगैरह लेकर निकल लिए। लगा कि उनके जाने से उसकी मॉम पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, मगर अगली सुबह वो बाथरूम बंद कर खूब रोई। अब वो अपना सारा ध्यान बॉनी के पढ़ाई पर लगाने लगी। एक रोज उसके पास से लिपस्टिक मिली तो वो उस पर भड़क उठी कि ये की लगाने की चीज है। वो उसे जबरन लिपस्टिक खिलाई ताकि फालतू की चीजें छोड़ वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। इतना प्रेशर वो झेल नहीं पाई और कॉलेज के टॉयलेट में बैठे बैठे चिंतन कर रही थी कि तभी एक गोरी लड़की ने उसे यहाँ देख लिया और बोलती गई कि कितनी गंदी लड़की है। उसके कहने का मतलब था कि टॉयलेट में कौन बैठता है। फिर क्या था, बॉनी ने उसकी छोटी काट ली, जिसके चलते उसे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। फाइनली एग्जाम हुआ और वो हर सब्जेक्ट में फेल हो गई। माँ को बताई कि वो पास हो गई। अब उसे किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। फिर वो एक यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली। साथ में क्लास भी अटेंड करने पहुंच गई, जैसे कि किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। आज लेक्चर का पहला दिन था। इस लेक्चरर को तो आपने पहचान ही लिया होगा। खैर, इस प्रोफेसर की बुद्धि इतनी तगड़ी थी कि उसने बुक बाहर फेंक दिया, क्योंकि उसे पूरी बुक मुहजुबानी याद थी। बॉनी उनसे काफी इम्प्रेस हुई। 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर प्रोफेसर को बॉनी की असलियत पता चल गई कि वो यहाँ की स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ काम करती है। अगले पल वो उसे हड़का दिए कि उसके क्लास में केवल टॉपर बैठते हैं। दोबारा मेरे क्लास में दिख मत जाना। फिर क्या था, बॉनी ने प्रोफेसर के बैनर तथा बुक को लिप पोत दिया। छल्लाए हुए वो बॉनी के पास आए। उसने तुरंत मान लिया कि ये हरकत उसी ने किया है। प्रोफेसर को बड़ी ताज्जुब हुआ और वो उसे अपनी क्लास में आने के लिए इजाजत भी दे दिए, पर एक शर्त थी। उसे हफ्ते में एक बार उनके साथ ड्रिंक पर चलना होगा। इस नाटक को बरकरार रखने कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। इसीलिए अपने बच्चों को कभी भी इतना डरा धमका कर नहीं रखना चाहिए कि वो कोई गलत रास्ता ही अपना ले। इसके बाद वो हर हफ्ते प्रोफेसर के घर पर जाने लगी। इस चीज को वो प्यार समझ बैठी, क्योंकि कभी किसी लड़के ने आज तक उससे प्यार के एक मीठे बोल भी नहीं बोले थे। मगर यहाँ तो प्रोफेसर उसकी खूबसूरती पर पूरा कविता ही बना डाला। वो फुले नहीं समाई। फिर प्रोफेसर ने जो चाहा उससे करवा लिया। क्लासरूम में भी इनकी शरारत चलती रहती थी। बीच बीच में उसने जिन लड़कियों के साथ कांड करा था, उनकी वीडियोज भी देखकर मन बहलाया करता था। यही वजह था कि उसने सारे फोटोज और वीडियोज संभाल कर रखे थे। अगले दिन प्रोफेसर बॉनी से मिला और बताया कि वो उसकी कुछ तस्वीरें लेना चाहता है। कल रात की बात फिक्स हो गई, लेकिन बॉनी से रहा नहीं गया तो वो आज रात ही प्रोफेसर के घर पहुंच गई। घर पर प्रोफेसर को किसी और लड़की के साथ देख उसका माथा फिर गया। पर्दा लगाने के अगले ही पल वो लड़की गुस्से में घर से बाहर निकली। उसके जाते ही बॉनी ने एक पत्थर उठाकर प्रोफेसर के गाड़ी पर दे मारा। फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। बॉनी को जानना था कि वो लड़की कौन थी और यहाँ क्या करने आई थी। तकरीबन 2 हफ्ते पहले वो लड़की प्रोफेसर से मिली थी। एग्जाम को लेकर टेंशन में थी, तो प्रोफेसर ने उसे समझाने के लिए अपने घर पर बुला लिया। पर प्रोफेसर को कहा पता था कि वो उनसे प्यार कर बैठी हैं और अभी अभी धमकी देकर गई है कि अगर प्रोफेसर नहीं माने तो वो उनको बर्बाद कर देगी। सबको बताएगी कि प्रोफेसर ने उससे जबरदस्ती की है। अब बताओ, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। प्रोफेसर माइंड गेम का पक्का खिलाड़ी था। उसे छू तक नहीं करना पड़ा और उसका सारा काम बॉनी ने खुद ब खुद कर दिया। वो लड़की बॉनी के गुस्से का शिकार हुई। एक्सीडेंट करके बॉनी ने खुद पुलिस को फोन किया। तब तक वो लड़की मर चुकी थी, जिसके चलते उसे 2 साल की सजा हुई। जेल में प्रोफेसर ने उसे अपनी बुक भेजी जिस पर उससे प्यार का जिक्र था। उसके भावनाओं को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि वो प्रोफेसर के प्यार के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। जेल से ही वो प्रोफेसर को लेटर लिखकर भेजती रहती।
उसी के भेजे गए लेटर से प्रोफेसर का डाक फुल पड़ा था। और इसी दरमियान एलिसा और जेम्स यहाँ आए थे। फिर पता चला कि प्रोफेसर को किसी ने मार डाला। उस रात वो इतना जोर जोर से रोई कि उसकी चीख से पूरा गैलरी गूंज उठा। जेल से छूटने के बाद अब उसका एक ही मकसद था, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो निकल पड़ी। पता चला कि एलिसा की फैमिली यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए। यहाँ से उनके नए घर का पता लेकर वो निकल गई। दूसरी तरफ हम एलिसा को देखते हैं, जो कि अब 19 साल की हो गई है। उस घटना के बाद उसे सोशल सर्विस करने की सजा मिली। तो वही ग्वेन के साथ वही हो चुका था जिसका उसे डर था। पर्जेंट टाइम से तकरीबन 1 साल पहले ग्वेन ने टोनी को छोड़ दिया, जैसा कि वो सबको बताती फिरती थी। मगर सच तो ये था कि टोनी ने उसको छोड़ा, जिस वजह से वो पगला सी गई। खुद से बातें करती रहती थी, जैसे कि ग्वेन को सोने जाना है, ग्वेन को पानी पीना है, वगैरह वगैरह। इससे पहले कि वो पूरी तरह पागल हो जाए, इन्होंने वो घर छोड़ दिया और ग्वेन की सौतेली बहन ली के पास चले आए। यहाँ आने से एलिसा को बड़ी राहत मिली। ग्वेन का दुखड़ा सुनने के लिए उसकी बहन मिल गई, वरना एलिसा को लगता था कि वो अपनी मॉम को संभालते संभालते खुद भी पागल हो जाएगी। एलिसा के पास कुछ करने को था नहीं, तो ली ने उसे अपने कैफे में काम भी दे दिया। ये है ली का गोद लिया बेटा बिली। बस यही इन 4 लोगों की फैमिली है। इस कैफे में काम करते हुए एलिसा को 1 साल हो चुके हैं। यहीं पर वो टेड से मिली, जो कि बच्चों को बोटिंग सिखाने का काम करता है। दोनों के बीच बात बन गई। फिर एलिसा ने 2 साल के अंदर उसके साथ जो हुआ वो सब उसे बता दी, क्योंकि उसका मानना था कि शादी से पहले उनके बीच कुछ राज नहीं रहना चाहिए। फिर क्या था, दोनों ने सगाई कर ली। ग्वेन उनके लिए बहुत खुश थी। अगले दिन ही वो एलिसा के लिए एक वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने गई। टोनी से डिवोर्स के बाद जो पैसे मिले थे, उसी से वो एलिसा की शादी करवा रही है। वही दूर खड़ी कार में एक अनजान शख्स उन पर बराबर नजर रखे हुए था। अगली सुबह लेटर बॉक्स में एलिसा को एक लेटर मिला, जिसमें एक गोली थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। एलिसा को लगा कि किसी कॉलेज फ्रेंड ने उससे मजाक किया होगा, पर कैफे के बाहर उस रेड कलर की कार को देख समझ गई कि कोई उस पर नजर रख रहा है। सेम यही कार कल भी इनको फॉलो कर रही थी जब वो वेडिंग ड्रेस लेने गए थे। दोपहर होते होते उसने अपने ऑन्ट से भी पूछ ही लिया कि वो बाहर खड़ी कार किसकी है, मगर उन्हें भी उस कार के बारे में नहीं पता था। ऐसे ही रात तक वो कार ज्यों का त्यों खड़ी रही। जब एलिसा के पेट का पानी नहीं पचा तो वो तेजी से उस कार की तरफ बढ़ी। भागने के चक्कर में उस कार वाले से कार ठुक गई। पता चला कि वो जेम्स था, जिसे देख वो भौचक्की रह गई। तो हुआ ये था कि 2 साल पहले जेम्स को गोली लगने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वो बच तो गया, मगर किसी काम का नहीं रहा। डॉक्टर्स का अनुमान था कि उसे ठीक होने में बहुत वक्त लगेंगे, तब पर भी वो शायद ही चल सके। उसे पुलिस की निगरानी में रखा गया। एलिसा और उसे मिलने की इजाजत नहीं थी, पर हर पल वो उसी के बारे में सोचता। एक रोज एलिसा की मॉम उससे मिलने हॉस्पिटल आई। पहली बार वो उनसे मिल रहा था और खुश भी था कि वो एलिसा के बारे में कुछ बताएंगी, लेकिन वो पहले ही उनके ब्रेकअप का स्क्रिप्ट सोच कर आई थी, जैसे कि वो लंगड़ा हो गया है, जेल भी जाने वाला है। इस सब में उनकी बेटी का क्या कसूर? उसकी वजह से एलिसा की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जेम्स को उनकी हर एक बात कांटे की तरह चुभ रही थी, मगर कहीं ना कहीं वो भी सही ही बोल रही थी। दिल पर पत्थर रखकर उसने लेटर लिखा। उस दिन के बाद एलिसा उससे कभी भी मिलने नहीं आई। अपनी हालत देख वो कभी कभी सोचता कि इससे अच्छा तो वो उस दिन मर ही जाता। कुछ वक्त बाद उसके कई ऑपरेशन हुए। उसके डैड ने पूरी जान झोंक दी, तब जाके वो बैसाखी के सहारे चलने लगा। जज ने भी माना कि उसने किसी के बचाव में कत्ल किया, इसलिए वो मुजरिम नहीं है। कैमरा वगैरह वाले सबूत तो थे ही, फिर भी उसे 2 साल तक बेड पर रहने की सजा मिली, जो कि काफी है। इसके बाद उसके डैड ने एक सेकंड हैंड कार खरीदी। तो वही जब जेम्स को गोली लगी थी, उसी टाइम से उसके डैड एक ऑनलाइन पेरेंटिंग कोर्स ज्वाइन कर लिए थे। वहां से वो बहुत कुछ सीखे, जैसे कि अपने बच्चों से टाइम निकालकर बात करना चाहिए, साथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी करते रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। कुछ दिन में जेम्स बिना बैसाखी के भी चलने लगा। एक रोज ये साथ गेम खेलने गए, जहां पर जेम्स के डैड की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे वो पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद वो अपने घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखा, क्योंकि रेंट चुकाने के पैसे थे ही नहीं। उसके डैड की कार ही उसके लिए घर बन गया। एक रोज उसे वो लेटर मिला जिसके अंदर एक गोली पर उसका नाम लिखा था। डरने के बजाय इस बात से वो खुश हो उठा कि इसी बहाने वो एलिसा से मिल लेगा। अगले ही पल वो उसकी खोज खबर लेने निकल पड़ा। पता चला कि एलिसा 1 साल पहले ही यहाँ से जा चुकी है। पता लेकर वो सीधे ली के कैफे पहुंचा। एलिसा को सामने देख वो बहुत खुश था, फूले नहीं समा रहा था। तभी उसे किसी और के साथ देख सहम सा गया। कदम पीछे किए और फिर उस दिन से उस पर नजर रखने लगा। एलिसा ने तुरंत पूछा, क्या करने आए हो यहाँ? उसके पास बहाना तो था ही,
एलिसा ने भी बताया कि इसी तरह की गोली उसके पास भी आई है। शायद उसके किसी कॉलेज फ्रेंड ने उनके साथ मजाक किया होगा। वैसे एलिसा बाहर से जताने में लगी रही कि जेम्स के यहाँ आने से वो बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन भीतर उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। कल उसकी शादी है, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, बताया उसने। उसके इस रवैये को देख जेम्स को काफी बुरा लगा। फिर सोचा कि एक बार एलिसा से मिल लिया वो ही काफी है। उसे अपने डैड के देहांत के बारे में बताकर लौट ही रहा था, लेकिन गाड़ी जवाब दे चुकी थी। ली ने सोचा कि उसे किसी होटल वगैरह में छोड़ देते हैं, मगर मना करने लगा कि वो अपने आप से चला जाएगा। पर गाड़ी के अंदर सामान वगैरह देख एलिसा को समझते देर नहीं लगा कि वो कार में ही रहता है। इतनी रात को कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, इसलिए ली ने उसे आज रात ठहरने के लिए अपने केबिन में जगह दे दी। वो सावर के लिए पूछा, वहां सावर तो नहीं था, मगर इनको पता चल गया कि ये पक्का होमलेस है। एलिसा उसे अपनी शादी पर बुलाना तो चाहती थी, मगर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए उसे हिदायत देती गई कि वो उस पर नजर रखना बंद करे और कल सुबह गाड़ी ठीक होते ही यहाँ से निकल जाए। बाहर जाकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई और रोने लगी। कहीं ना कहीं उसे डर था कि जेम्स यहाँ रहेगा तो वो ज्यादा देर तक नाटक नहीं कर पाएगी। अगली सुबह दुल्हन बनकर वो शादी के लिए रवाना हुई तो दूसरी तरफ जेम्स कैफे के बाहर एक तालाब था, उसी में कूद पड़ा नहाने के लिए। एलिसा और टेड की शादी में उनके काफी सारे मेहमान आए हुए थे। उन सब के बीच दोनों शादी के लिए रेडी हुए। इधर जेम्स नहाने धोने गाड़ी बनवाने के बाद निकल चला। तभी अचानक उसके सामने एलिसा आ गई। उसका मूड बहुत खराब था, कुछ बताने के मूड में नहीं थी। जेम्स ने सोचा कि आगे चलकर खाना खाने के बहाने पूछ लेंगे, तो आगे चलकर वो एक रेस्टोरेंट में रुके। वेटर आई और इन्हें शादी के जोड़े में देख बधाई देने लगी। एलिसा ने उसे बताया कि वो एक जनाजे में से आ रहे हैं। मतलब उसके जुबान का कुछ भरोसा नहीं था, किसी से भी कुछ भी बोल देती थी। उसे इतना परेशान देख जेम्स को लगा कि वो लेटर वाली बात उसे बता देनी चाहिए, तो पूछ लिया कि जो लेटर उसने भेजा था वो उसे मिला। एलिसा को तो वो लेटर मिल गया था, लेकिन उसमें क्या लिखा था इतनी पुरानी बात उसे याद नहीं, मगर ये तो सिर्फ बताने की बात थी। असल में उसे जेम्स के लेटर का एक एक हरफ अच्छे से याद था। लेटर में उसने लिखा था कि डियर एलिसा, मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलना चाहता। तुम्हारी वजह से मैंने किसी को मार डाला, इसलिए मैं तुमसे नफरत करने लगा हूँ। तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए फीलिंग्स है वैसी मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वो लेटर वाली बात मन में याद करके इस कदर भड़की कि वापस जाने के लिए जिद करने लगी। उसकी शादी हो चुकी है और उसे पता नहीं कि वो यहाँ जेम्स के साथ क्या कर रही हैं। इतने में इनकी गाड़ी विभाग वाले टो करके ले गए। जेम्स रोने लगा क्योंकि उसमें उसके डैड की अस्थियां थी। भागे भागे ये वहां पहुंचे, लेकिन इन्हें गाड़ी तभी मिलेगी जब ये फाइन भरेंगे। इन्होंने गाड़ी नो पार्किंग वाली जगह पर पार्क की थी। एलिसा गिड़गिड़ाने लगी कि अभी अभी उनकी शादी हुई है, वो हनीमून पर जा रहे हैं। लाख पैतरा चलने के बाद भी वो शख्स बिना फाइन लिए गाड़ी नहीं छोड़ने वाला था। उनका ऑफिस कब तक खुला रहेगा पता करके ये पैसे लेने चल दिए, लेकिन $400 ना ही तो जेम्स के पास था और ना ही एलिसा के पास। पर एलिसा ने कुछ सोच रखा था। बाहर निकलकर ये 5 बजने का इंतजार करने लगे। तब तक एलिसा सो गई। अभी नहीं तो कभी नहीं, यही सोचकर जेम्स उससे आई लव यू बोलने की प्रैक्टिस करने लगा। एकाएक वो जग गई तो ठंडा पड़ गया। 5 बजे के बाद ये धावा बोल दिए। लगा कि सब चले गए होंगे, लेकिन वहां एक घनचक्कर अभी भी मौजूद था, पर महज दर्शक बनकर देखता ही रह गया और ये गेट तोड़ ताड़ कर फरार हो गए। आगे सुनसान सड़क पर एक अनजान लड़की दिखी। उसे लिफ्ट देने के लिए ये कार रोक लिए, मगर इन्हें कहाँ पता था कि ये लड़की काफी टाइम से इनका पीछा कर रही है और इनको मारने के लिए पहली चाल चल चुकी है। कुछ दूर जाकर हवा निकल गया। बॉनी झट से उतरकर चाकू टायर से निकाल ली और इनको कुछ पता भी नहीं चला। इनको टपकाने के लिए बॉनी के पास सुनहरा मौका था, फिर भी पता नहीं क्यों वो रुक गई। कुछ दूर तक गाड़ी को धक्का लगाने के बाद इन्हें एक होटल मिला, लेकिन वहां जाकर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इस एरिया में एक ही मोटर मैकेनिक था जो गाड़ी को ठीक करने किसी कारणवश अगले दिन ही आ सकता था। यह रूम तो खाली था, मगर पैसे नहीं थे। तब बॉनी आगे आई और अपने पैसे से 2 रूम बुक की, जिसके बाद ये साथ मिलकर ड्रिंक पिए। यहीं पर बॉनी ने उनको बताया कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन किसी ने उसको मार दिया। अब वो बहुत अकेली हो गई है। इतना सुनते ही होटल का मालिक उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। जैसे ही एलिसा और जेम्स सोने चले गए, वो अपना दुखड़ा बॉनी के सामने रोने लगा कि उसकी बीवी भाग गई, वो भी उसी की तरह बहुत अकेला है। बॉनी ने उससे पीछा छुड़ाना ही सही समझा, मगर ये भाई साहब तो उसके रूम तक पहुंच गए। हार पछता कर बॉनी ने गन निकाल उस भूतिये के ऊपर तान दिया। बेचारे की जान हलक में आ गई। बॉनी उसे मारना तो नहीं चाहती थी, मगर गलती से गन नीचे गिरकर फायर हो गया। गोली उसकी खोपड़ी को चीरती हुई निकल गई। अगले पल वो भी बेहोश होकर गिर पड़ी। जेम्स को लगा कि कोई पटाखा फोड़ा होगा। वही एलिसा बड़ी दुविधा में फंस चुकी थी। एक तरफ टेड था जिसके पास जॉब, घर, फैमिली वगैरह
सब कुछ था तो दूसरी तरफ था जेम्स, जिसके पास एक खटारा गाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। एलिसा को सूझ ही नहीं रहा था कि वो टेड के पास लौट जाए या फिर जेम्स के साथ रहे। इसी असमंजस में रात कट गई। सुबह होते होते उस पर टेड के पास लौटने का धुन सवार हो उठा। मैकेनिक बुलवाने के लिए वो होटल के मालिक के पास गई, लेकिन वो कहाँ से मिलता, उसकी तो परमानेंट छुट्टी हो चुकी थी। ये यहाँ का फोन इस्तेमाल कर मैकेनिक बुलवा लिए, जिसका पैसा भी बॉनी ने ही भरा। फिर एलिसा ने जेम्स को बताया कि उसे अभी के अभी घर वापस जाना है। उसे अपने पास रोकने का एक ही तरीका था। जेम्स ने बता दिया कि वो ब्रेकअप वाला लेटर उससे उसकी मॉम ने लिखवाया था जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था। ये जानने के बाद भी एलिसा का मन नहीं बदला, तो गुस्से के मारे वो बॉनी को छोड़ एलिसा की घर की ओर निकल पड़ा, जबकि इन्हें गाड़ी ठीक कराने के बदले उसे उसके बहन के घर तक छोड़ना था। बॉनी को बदला तो लेना ही था, इसलिए अगले शाम तक वो ड्रेस लौटाने के बहाने एलिसा के कैफे पहुंच गई। उसे यहाँ देख एलिसा बड़ी हैरान हुई कि बॉनी को यहाँ का पता कैसे मिला। खैर, उसे वहाँ अकेले छोड़कर भागने के लिए वो काफी शर्मिंदा थी। फिर बॉनी की खातिरदारी में कुछ खाने को लेने गई। वही बॉनी गन की वजह से चेयर पर बैठ ही नहीं पाई और घूमकर गन को जैसे ही बाहर निकाली, बाहर से आ रहे जेम्स ने उसे गन के साथ देख लिया। अगले पल वो इमरजेंसी कॉल किया, मगर लाइन कट कट कर आ रही थी, इसलिए कुछ बता नहीं सका। किसी तरह खिड़की के सहारे अंदर दाखिल हुआ। तब तक बॉनी गन दिखाकर एलिसा को हड़काना शुरू कर चुकी थी। उसने बताया कि प्रोफेसर क्लाइव उसका बॉयफ्रेंड था जिसको इन्होंने मारा। तो क्या वजह थी प्रोफेसर को मारने की? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए बॉनी ने इनको अब तक जिंदा छोड़ा था। जेम्स भी हाथ में चाकू लिए वहीं छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। एलिसा ने मन ही मन मान लिया कि आज वो मरने वाली है और फिर उस रात का वाकया सुनाना शुरू की। लेकिन बॉनी मानने को तैयार ही नहीं थी कि प्रोफेसर चरित्रहीन आदमी था। उसकी नजर में तो वो देव मानुष था। वो एलिसा को धमकाने लगी कि तुरंत यहाँ जेम्स को बुलाओ। तभी बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। बॉनी ने उसे हड़काया कि अगर वो पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश की तो गन उसके हाथ में ही है। उसके साथ साथ आज एक पुलिस वाला भी मरेगा। अगले पल वो पुलिसकर्मी अंदर आया, क्योंकि इसी लोकेशन से किसी ने इमरजेंसी कॉल किया था। एलिसा ने बताया कि यहाँ से तो किसी ने कॉल नहीं किया, सब कुछ ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है। इस एरिया में एक हत्यारा घूम रहा है। यहीं से 2 घंटे की दूरी पर एक होटल वाले का खून हो गया है। हत्यारे ने ओनर को गोली मारा, फिर उसकी लाश को वार्डरोब के अंदर छिपा दिया। एलिसा मन ही मन समझ गई कि जिस होटल में ये रुके थे उसी के ओनर की बात हो रही है। शायद बॉनी ने उसे मार डाला, इसीलिए वो इनको अपने रूम के अंदर नहीं आने दे रही थी। एलिसा ने बिल पे हेल्प लिखकर पुलिस वाले को दिया, मगर वो बिल लेने को तैयार ही नहीं था। ऐसे ही बिल पे करके आगे बढ़ा, तभी उसकी नजर बॉनी के गन पर पड़ी। उसे समझते देर नहीं लगा कि एलिसा खतरे में है। बाहर निकलते ही वो कंट्रोल रूम संपर्क किया। वही बॉनी एलिसा पर गन पॉइंट कर दरवाजा लॉक करवाई और जेम्स को यहाँ बुलाने के लिए उसे हड़काने लगी। एलिसा ने बताया कि वो वापस चला गया। इतने में जेम्स भी पकड़ा गया। 2 चाकू लेकर भी वो संतुष्ट नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। बॉनी ने इन दोनों को बकायदा साथ बैठाया और फिर सच्चाई क्या है पूछने लगी। पर जो सच्चाई है वो सामने है, इसे वो बदल तो नहीं सकते। अचानक वो दोनों को मार डाली। बचपन से ही प्रेशर झेलने की वजह से उसका दिमाग सड़ चुका था, इसलिए कुछ ज्यादा ही ओवरथिंकिंग करती थी। उसने अभी उन दोनों को मारा नहीं था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये प्रोफेसर के बारे में सही बोल रहे हैं। फिर भी उसे अपना दर्द किसी तरह तो मिटाना ही था, तो अपने आप पर गन पॉइंट कर ली। उसके ट्रिगर दबाने से पहले ही ये दोनों उस पर झपट पड़े और गन छीन लिए। यही तो होता है, जिसको कभी किसी का प्यार न मिला हो वो आसानी से किसी के बहकावे में आ जाते हैं और झूठ मूठ के दिखावे को सच मान बैठते हैं। सामने वाला उनका फायदा उठाता रहता है और वो समझना ही नहीं चाहते कि सच क्या है। सब कुछ खोने के बाद अंत में उन्हें एहसास होता है कि सब झूठ था। वैसे कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? अपनी कहानी हमें आप कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई, जिसके बाद इनके पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। बॉनी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, इसलिए इन्हें इनके बयान लेकर छोड़ दिया गया। वही उस हादसे के बाद एलिसा के दिमाग पर भी गहरा असर पड़ा था। वो उसी समय में अटकी पड़ी थी। जब देखो तब प्रोफेसर का ख्याल उसके मन में घूमता रहता था। अचानक वो यहाँ से कहीं गायब हो गई। लेटर छोड़कर गई थी कि मैं कुछ काम से जा रही हूँ, वापस आ जाऊंगी, जेम्स का ख्याल रखना। मगर उसने ऐसा क्यों लिखा कि जेम्स का ख्याल रखना? इस बात से परेशान होकर वो उसे हर जगह ढूंढा, कहीं बीच से नीचे तो नहीं कूद गई। मन नहीं माना तो टेड के घर भी गया, ये जानते हुए भी कि वो गुस्से में उसका थोबड़ा भी बिगाड़ सकता है। पता चला कि एलिसा यहाँ भी नहीं आई। अचानक उसे ख्याल आया कि वो कहाँ हो सकती है। वो घंटों गाड़ी चलाकर प्रोफेसर के घर पहुंचा। वो वहीं थी। उसे अपने डर पर काबू करना था, उससे लड़ना था, उसका सामना करके हमेशा के लिए अपने जहन से निकाल फेंकना था। इसी आस में वो यहाँ आई थी। उसे देख जेम्स बोल पड़ा,
मुझे लगा कि तुम कुछ कर ना लो, और फिर रोने लगा। इसके बाद जेम्स अपने डैड की अस्थियों को वहां लेकर पहुंचा जहां उसकी मॉम और डैड पहली बार मिले थे। उनके अस्थियों को विसर्जित करके आगे बढ़ चले।